एक दिन बात कर चुके हैं पहले ग्रेविटेशन वाले टॉपिक पे, उसी पे अब आगे चलेंगे। तो क्या क्या बातें हमारी हो गई थी। एक तो जो न्यूटन का लॉ होता है ग्रेविटेशन वाला, उसकी बात हो गई थी। और न्यूटन लॉ के हिसाब से क्या लिखना सीखा था कि अगर हमारे पास दो मासेस हो, ऐसे कोई भी दो चीजें जिनके अंदर मास हो और उनकी सेंटर से लेकर के दूसरे सेंटर तक दूरी वो डिनोट कर रखी हो हमने आर से, तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आती है वो फोर्स प्रोपोर्शनल होती है m1 m2 के। इसका मतलब बताया था कल क्या होता है। और दूसरा पॉइंट दिया था न्यूटन ने कि फोर्स प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। तो इन दोनों से कंबाइन करके जो लॉ बनाया गया था वो लॉ दिया गया, फोर्स इक्वल्स टू g m1 m2 बटे में r²। हम चाहें तो पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी को मिला करके कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे में r²। ये जो तीन चीजें हैं m1 m2 और r, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो वेरिएबल हैं, जो बदल सकती हैं। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके जब कांस्टेंट लगा देते हैं तो फिर ये बदल नहीं सकती। तो हम यहाँ से इस स्टेप में हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी थी, यहां से जब हम इस स्टेप में आए तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगा दिया बड़ा वाला g। तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, बदलती ही नहीं है। इसकी वैल्यू कल भी बताई थी और इसको याद रखना, इसकी वैल्यू को यूजफुल होती है। यूनिट भी निकाल सकते हो। यूनिट कैसे निकालोगे? जिसके भी यूनिट निकालने होते हैं उसको हम अकेला कर लेते हैं। तो जी को अगर अकेला कर लेते तो फॉर्मूला ये वाला बनता, F r² बटे में m1 m2। तो यहाँ पे अगर यूनिट निकालते फोर्स न्यूटन में, r² मतलब मीटर स्क्वायर और m1 m2 मतलब kg का स्क्वायर, तो ये इसकी कौन सी यूनिट होती है? SI यूनिट। कुछ क्वेश्चन करवाए थे इसके ऊपर, तो इसमें और भी हम कई चीजें कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पे ये आ सकती है कि हम सिंपल सी बात ये बोलते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये सबसे छोटी फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा दूर तक तो लग सकती है, सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स होती है ये, लेकिन साथ साथ ये वीकेस्ट फोर्स भी होती है। इज द लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स। बहुत दूर तक लग सकती है ये। जो लाइट ईयर्स में डिस्टेंस नापते हैं हम, जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में चलेगी उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो इतना दूर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां तक भी लग सकती है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो चीज दूसरी जुड़ी हुई है वो क्या है कि इसकी वैल्यू, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। हम बेसिकली चार फोर्सेस की बात करते हैं फिजिक्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तीसरी तरह की जैसे ये जिसको मैं इलेक्ट्रिक बोल रहा हूं ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। तीसरी फोर्स उसका नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। पर न्यूक्लियर फोर्स में दो डिवीजन कर लिए जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो पूरे यूनिवर्स में ये टोटल चार तरह की फोर्स होती हैं। इनमें सबसे कमजोर फोर्स वो ग्रेविटेशन वाली ही होती है। इसकी वैल्यू इतनी छोटी क्यों आती है? क्योंकि जो कांस्टेंट है वो भी बहुत छोटा सा है, जिसको हमने जी बोल रखा है। तो वो कांस्टेंट बहुत छोटा सा है, इसीलिए इस बड़े वाले जी की वैल्यू छोटी सी आती है। इसके बाद हम यहाँ पे अगला टर्म डिस्कस कर सकते हैं, वो थी इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो उसमें हमने सॉल्व करके निकाला था आंसर कि फोर्स की वैल्यू बहुत कम आती है। हम देखते हैं, मान लो कि हमको सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकालनी है। सपोज हमसे बोला गया है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड दी अर्थ। हम सन और अर्थ के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो आपको मास दे रखा होगा, मान लो तो आपको सन का मास दे रखा है, इसको मान लो आप 10⁻40 kgs, बाकी इतना नहीं होता वैसे। और अर्थ का मास होता है 9 × 10⁻24 kgs। तो ठीक है, तो एक बार हम मानने को मान सकते हैं कि इतना इतना मास होगा। दूसरी चीज हमको क्या दे रखी हो, ये है सन, यहां पे मान लो ये है अर्थ, और
आपको चाहिए दोनों की सेंटर से सेंटर दूरी, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक दूरी। तो मान लो हमको ये भी पता हो और सपोज इसकी वैल्यू हो 10 की पावर 15 मीटर के आसपास, तो ये 11th क्लास या उससे ऊपर की क्लास के लिए भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है कि आप सॉल्व करके निकालो कि ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर जो भी आएगा इसका, लेकिन इसका मेनली ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा कब होती है, जब ये मासेस ज्यादा हो। तो सन और अर्थ इनका मासेस बहुत ज्यादा है, ये लार्ज मास ऑब्जेक्ट्स हैं। तो लार्ज मास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि मास की वैल्यू बढ़ने से ये जब m बढ़ेगा तो उससे फोर्स बढ़ जाती है। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें होती हैं 1-2 टन की, उनमें तो कुछ नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमको निकालनी हो सॉल्व करके तो न्यूमेरिकल वैल्यू से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख दोगे वैल्यू, जी की वैल्यू मान सकते हो 6.7 10⁻11 m1 m2। तो सन का मास दे रखा है 10 की पावर 40, अर्थ का मास दे रखा है 9 इंटू 10⁻24, और जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है हमको 10⁻15 मीटर, तो उसका स्क्वायर। याद रखना अगर हमको फोर्स निकालनी होती है न्यूटन में तो हम एसआई सिस्टम फॉलो करते हैं, और एसआई सिस्टम में लेंथ, मास और जो ये आएगा वेट आएगा, इन तीनों के यूनिट्स फिक्स होते हैं। लेंथ को हम नापते हैं मीटर में, मास को हम नापते हैं केजी में, और टाइम को हम नापते हैं सेकंड्स में। तो अगर आपको फोर्स चाहिए और फोर्स चाहिए न्यूटन में, तो उसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको मासेस को लेना होगा केजी में, जो डिस्टेंस होता है उसको लेना होता है मीटर में, और अगर टाइम कहीं पे आएगा तो उसको लेना होता है सेकंड्स में। तो मैंने उस तरह से यहाँ वैल्यू रख दी। अब थोड़ी बड़ी सॉल्विंग है इसमें, तो एकदम में नहीं बट धीरे धीरे सीख जाओगे इस चीज को। बड़ी सॉल्विंग को कैसे करते हैं देखना उस चीज को। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सारे डेसिमल्स रिमूव कर दो। जो भी डेसिमल्स दिखे इसमें उन सब डेसिमल्स को रिमूव करो पहले। तो रिमूव करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 6.7, तो इसका जो ये पॉइंट है डेसिमल में हटाऊंगा तो नीचे एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं, तो फोर्स की वैल्यू आएगी 67, मैंने डेसिमल हटा दिया है, 10⁻11, फिर यहाँ पे 10⁻40 इंटू 9 इंटू 10⁻24, और डिनोमिनेटर में है 10⁻15 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है सेम चीज खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, और नीचे एक और 10। ये 10 क्यों आया, बिकॉज ऑफ ये 10 हमने जो डेसिमल हटाया था उसकी वजह से यहाँ पे ये 10 आ रहा है। अब देखो न्यूमरेटर में सबसे पहले तो 9 और 67 इनको साथ में लिख लो, और डिनोमिनेटर में भी देख लो कि कौन सी वैल्यूज हैं जो अलग से नंबर हो 10 के अलावा। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो आपका पहला स्टेप होता है डेसिमल्स को रिमूव करने का। सेकेंड स्टेप होता है आप सारी बड़ी पावर्स को कंबाइन कर लो, कंबाइन ऑल पावर्स ऑफ 10। जो भी 10 की पावर्स दे रखी हो उनको कंबाइन कर लो एक तरफ। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर में तो हमारे पास में 10 की 3 टर्म्स हैं, एक 10⁻11, 10⁻40 और 10⁻24। इन तीनों को मैं एक साथ अगर लिखूंगा तो इस तरह से लिखोगे आप, फोर्स इक्वल्स टू ये 67 इंटू 9, इसको मैंने साइड में कर दिया, और मल्टीप्लाई कौन कौन होगी, 10⁻11 इंटू 10⁻40 इंटू 10⁻24। और जब नीचे रखोगे 10 की पावर्स को तो 10⁻15 इंटू 10⁻15 इंटू 10⁻1। अब मैथ्स की सिंपल सी चीज होती है कि अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो कुछ अलग अलग पावर के, और वो नंबर सेम हो, कोई सेम नंबर हो, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसकी अलग अलग पावर्स के साथ, तो पावर एक में ही जुड़ जाएंगी। क्या मतलब होता है इसका, ये फॉर्मूला ये होता है a की पावर x इंटू में अगर a की पावर y हो तो ये हो जाता है a की पावर x प्लस y। पावर आपस में जुड़ जाती हैं। अगर ये हो a की पावर x बटे में a की पावर y, तो आप जब a की पावर y को ऊपर लाओगे तो बनेगा a की पावर माइनस y, और ये हो जाएगा a की पावर x माइनस y। वैसे तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, x माइनस y ना लिख करके आप पहले लिख दोगे x प्लस माइनस y।
जब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्टिंग होती है तो साइन क्या जाता है पावर के अंदर, नेगेटिव वाला, इसलिए ये वाली चीज आती है। तो अगर पावर्स में हम डील कर रहे हैं, सब नंबर सेम है, तो वो पावर जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले देखना ये चीज कि क्या 10 टू द पावर -11 है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर 40 और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर 24। सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स को देखो, 10 वाली को, एक में पावर 40 है, एक में 24 है। तो यहां बताया जैसे कि पावर्स जुड़ जाती हैं आपस में, तो वैसे ये 40 और 24 दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10 की पावर 40 प्लस 24, यानी कि 10 टू द पावर 64। ये दोनों मिलकर के एक टर्म दे देंगे हमको 10 टू द पावर 64। तो इन दोनों टर्म्स की जगह पे एक टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास नंबर क्या बचता, 10 टू द पावर -11 इंटू में जाता 10 टू द पावर 64। अब ये दोनों पावर्स हैं, फिर से नंबर सेम है, तो ये पावर्स आपस में जुड़ेंगी। तो ये क्या बनेगा, 10 टू द पावर -11 प्लस 64, तो ये बनेगा 10 टू द पावर 53। तो ये किस चीज की वैल्यू आई है, अभी ये वैल्यू आई है इन तीनों पावर्स को जोड़ने की। जो ये ऊपर तीनों पावर्स थी 10 टू द पावर -11 इंटू 40 इंटू 10 टू पावर 24, इन तीनों की जगह आप एक पावर लिख दो 10 की पावर 53। ठीक है, इन तीनों की जगह आप यहाँ पे एक टर्म लिख सकते हो। सेम ऐसे यहां देखो डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 15, ये दोनों 10 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे दोनों नंबर भी सेम है। तो यहाँ पे भी हम फिर से पावर एडिशन वाला काम कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10 की पावर 15 इंटू में 10 की पावर 15 इंटू में 10 की पावर 1 था, तो एक बार 10 लिख दो और कितनी भी टर्म्स हो पावर जोड़ दो। तो नीचे क्या आ जाएगी हमारे पास पावर 10 टू द पावर 31। तो अब हमारा जो ओवरऑल आंसर चल रहा है वो क्या है, एक तो हमारे पास ये वाली टर्म है 67 इंटू में 9 और बाकी सब 10 की पावर वाली टर्म्स थी। तो अगर इनको दोबारा से मैं लिखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी इनकी, 67 इंटू में यहाँ पे आएगा 9, फिर ऊपर पावर हो जाएगी 10 टू द पावर 53 और नीचे पावर आई थी 10 टू द पावर 31। ठीक है, अब आप जब इस पावर को ऊपर ले जाओगे, थर्ड स्टेप क्या होता है, एक ही तरफ ले आओ सारी पावर्स को। जो पहला स्टेप था वो था डेसिमल्स को रिमूव करने का, दूसरा स्टेप था इन नंबर्स पावर्स को साथ में करने का, और जो थर्ड स्टेप होगा वो थर्ड स्टेप क्या होता है, 10 की पावर जो भी है उनको सिर्फ न्यूमरेटर में रख लो। ब्रिंग ऑल पावर्स ऑफ 10 इन न्यूमरेटर्स, ब्रिंग ऑल पावर्स ऑफ 10 इन न्यूमरेटर, सारी न्यूमरेटर में ले आओ। तो न्यूमरेटर में लाओगे तो प्लस माइनस वाला जो फैक्टर होता है वो होएगा। जब भी कोई नंबर ऊपर से नीचे आता है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे ये नंबर अभी नीचे है 10 टू द पावर -31, ये नंबर अगर नीचे है और हम इसकी पावर लेंगे, इसको ऊपर ले जाऊंगा अगर, तो ये पावर माइनस की हो जाएगी इसकी। तो यही नंबर क्या आ जाएगा, 67 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 53 और ये 10 की पावर 31 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -31 और फिर -31 बन गया। उसके बाद हम इनकी पावर्स को फिर से जोड़ देंगे। तो अगर आप इन दोनों की पावर्स को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, तो 10 की पावर 53 प्लस -31, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 53 माइनस 31, तो ये बचेगा 43 33 23 24, 10 टू द पावर 24, नहीं गलत कर दिया मैंने, 10 टू द पावर 22 बनेगा ये, 3 हाँ 10 टू द पावर 22। तो इन तीनों की जगह जो हमारे पास में 10 की पावर्स थी, इनकी जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन दोनों को मिला करके क्या मिलेगा मेरे को, 10 की पावर 22। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्स वाला 67 इंटू में 9 इंटू में 10 की पावर 22। अब ये आंसर आ गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 603 इंटू 10 टू द पावर 22। अब जो साइंटिफिक नोटेशन होती है किसी भी चीज की, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा कैसे जाता है, अभी शायद तुम्हारे इतनी ना भी आए छोटी क्लास में, तो बट बड़ी में जाकर के यह होती है चीज। तो कैसे लिखी जाती है साइंटिफिक नोटेशन में, किसी भी नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, चाहे वो नंबर बहुत बड़ा हो तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, अदरवाइज हो सकता है बहुत छोटा नंबर हो तो वो इस तरह से भी आ सकता है। लेकिन एक नंबर के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, एक डिजिट के बाद। तो वही काम मैं यहां करना चाहूंगा। तो मेरे पास है जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 603 इंटू 10 टू द पावर 22।
मैं चाहता ये हूं कि 6 के बाद डेसिमल आ जाए, मुझे यहाँ पे डेसिमल लाना है इस जगह पे, ठीक है, 6 के और 03 के बीच में। तो यहाँ पे डेसिमल लाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, लेकिन 100 से डिवाइड करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा उसको। सेम इक्वेशन को अगर आप किसी से डिवाइड कर रहे हो तो किसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो ये नंबर अब कितना हो जाएगा, 603 बटे में 100 इज इक्वल टू 6.03, और यहाँ पे 10 टू द पावर 22, और ये 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2। तो यहाँ पे ये आपस में आएंगे, तो फिर इन दोनों की पावर आपस में जुड़ेंगी, तो आपका आंसर आएगा 6.03 इंटू 10 टू द पावर 24। और चूंकि फोर्स है तो फोर्स का आंसर आएगा न्यूटन में। तो यहां देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो फोर्स आ रही है ये छोटी मोटी फोर्स नहीं है, काफी ताकतवर फोर्स है, मतलब काफी बड़ी वैल्यू है इस फोर्स की। लेकिन चीज वही आएगी फिर से कि जब ऑब्जेक्ट्स हैवी होते हैं उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मतलब ये ज्यादा होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग ओनली फॉर हैवियर बॉडीज। हैवियर बॉडीज से मेरा मतलब है कम से कम एटलीस्ट मून के जितनी तो हुई, एटलीस्ट साइज ऑफ अ मून या एटलीस्ट मास ऑफ अ मून, इस तरह से कम इतना मास तो होना चाहिए, इससे कम मास में कुछ नहीं होगा। फिर यहां पे जो दूसरी चीज आई थी कल, वो बताई थी मास और वेट के बीच का रिलेशन। तो उसमें ये बताया था कि जो मास होता है केजी में, जिसको हम लिखते हैं एम, और वेट, तो वेट एक फोर्स है, तो वेट को किस में नापते हैं, न्यूटन में। और वेट चूंकि एक फोर्स है और हर फोर्स मास समान होती है, यानी कि m इंटू में a, यहां पे m मास केजी में और a एक्सेलरेशन। अब यहां पे देखना, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज है, मान लो यहां पे है, तो अर्थ इसके ऊपर क्या लगा रही होती है, अपनी फोर्स। और फोर्स लगती है तो फोर्स किसके बराबर होती है, हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है जो हमें किसकी वजह से मिलता है, ग्रेविटी की वजह से। ये एक्सेलरेशन हमें अगर ग्रेविटी प्रोवाइड करती है, ग्रेविटी किसकी, अर्थ की। हम वैसे नॉर्मली ग्रेविटी का मतलब अर्थ का ही ग्रेविटेशन हो जाता है, ग्रेविटेशन का मतलब हम जनरल टर्म्स में बोल देते हैं, और ग्रेविटी का मतलब हम अर्थ के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ग्रेविटी अर्थ की ली जाए यहां पे, इफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, तो ये जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है ये हमको मिलती है जी के बराबर, लिखते हैं इसको। इसकी वैल्यू आती है छोटी क्लास के हिसाब से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बड़ी क्लास के हिसाब से 9.8, और सही हिसाब से तो दोनों ही नहीं होती, हर जगह वैल्यू इसकी चेंज होती रहती है, वेरी करती है। तो जब भी आप बात करोगे वेट की, तो आपको वेट को हमेशा क्या लिखना है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। लेकिन एक्सीलरेशन कौन सा वाला लिखोगे आप, जी वाला, एम इंटू में जी, ये वाला एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास है केजी में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास है केजीज में, तो उसका वेट कितना होगा, तो उसके वेट को निकालने के लिए आप डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जी से मल्टीप्लाई करते, जी की वैल्यू 10 लेते हैं हम, तो वेट कितना आता, 550 न्यूटन। तो वेट के ऊपर भी थोड़ा काम करा था हमने। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, वो देख लो। या फिर ठीक है, एक बार को पहले थोड़ा सा ग्रेविटी में ही काम कर सकते हैं हम। जो हमारे पास इक्वेशंस आती थी उनसे भी यूज ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता 10 किलो का, और ये हमको दे रखा होता कि ये अर्थ से कितनी हाइट पे है। ये मान लो अर्थ से हाइट होती है इसकी 20 मीटर। तो आपसे पूछते हैं अगर कि ये कितने टाइम बाद नीचे आ जाएगा। मान लो यहां से आपने इसको क्या करा, ड्रॉप, यहां से आपने इसको ड्रॉप कराया, मतलब फ्री फॉल दिया है, आपने कोई धक्का नहीं मारा, आपने कोई स्पीड नहीं दी इसको नीचे की तरफ, आपने इसको बड़े आराम से किसी भी एक पोजीशन पे ला करके छोड़ दिया बस। अब ये यहां से यहां अपने आप जाएगा नीचे। तो जब हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, हम लिखते हैं u तो 0 होगा, और जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो होगा 20 मीटर्स। हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है और ये माइनस का आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस डायरेक्शन में। और फिर एक्सीलरेशन हम यहाँ पे लेते हैं -g,
हमेशा जी माइनस का आता है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड्स, और ये डायरेक्शन कौन सा होता है, माइनस वाई का डायरेक्शन। इसीलिए जी आप कभी भी लगाओगे तो जी तो हमेशा आपको नेगेटिव ही लेना है, पॉजिटिव किसी केस में नहीं आएगा जी। और अब यहाँ पे एक फैक्टर रह गया, मान लो वो है टाइम का, और एक फैक्टर है वो रह गया फाइनल स्पीड। तो हमारे पास टोटल 5 चीजें होती हैं, उनमें से 3 दे रखी होती है, तो हम एक निकाल लेते हैं। तो ये जो वैल्यू दी होती है ना आपको एक्सेलरेशन की जी, ये ग्रेविटी की वजह से आता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है जी का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको अगर डिफाइन करना हो तो इसके नाम से ही पता लग जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से हमारा मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि ग्रेविटी ऑफ मून, जो टर्म है ये ग्रेविटी, याद रखना, ग्रेविटी का मतलब हम क्या समझते हैं इंसान, हम बोलते हैं जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वही कहलाती है ग्रेविटी। और किसी के लिए बात करनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की तो हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटी नहीं बोलते। हमारे लिए मेन चीज है कि अर्थ की ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी बोल देते हैं अपना मान करके। तो एक तो यहाँ पे ये वाली टर्म्स आई थी, इसके अलावा और क्या क्या चीजें आ सकती हैं यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू हमको मिल गई थी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लो फोर्स के ऊपर। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कि मान लो आपके पास 2 मासेस होते, एक मास होता 20 किलो का, एक मास होता 70 किलो का, इनके बीच में सेंटर टू सेंटर मान लो दूरी होती 100 सेंटीमीटर की। तो आपसे पूछता अगर फाइंड फोर्स, तो आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी हो, तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा जी के टर्म्स में, मैं जी की वैल्यू नहीं रखूंगा, बाकियों की वैल्यू रख दूंगा मैं। अभी जी की वैल्यू एक बार में रख सकते हैं, ये 100 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में आ जाएगा 1 मीटर, तो उसका स्क्वायर। तो यहां से देख सकते हो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी 1400 जी, ये तो आ रही है अभी फोर्स। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में अगर पूछता तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता, क्वेश्चन के अंदर पूछने लायक बात होती तो वह ऐसे बोलता कुछ ना कुछ चेंज करके। तो मान लो आपसे ऐसे पूछता वो कि अगर इसने उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको चेंज कर दिया, इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1 सेंटीमीटर नाउ, अगर उनके बीच का डिस्टेंस आपने कम करके कितना कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो अगर आप पूछे कि बता सकते हो यहाँ पे कि नई वाली फोर्स कितनी होगी, आपको कंपेयर करना हो पुरानी फोर्स से, तो कंपैरिजन भी थोड़ा उसका आसान हो जाएगा। आप बोलोगे जो नया केस है उस नए केस में क्या होगा, अगर आप फोर्स निकालोगे नई वाली तो जी तो बदलता नहीं है, मास भी नहीं बदलेंगे, तो एक 70 का एक 20 का, क्या बदलेगा, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस कितना कर दिया हमने 1 सेंटीमीटर, तो जो हमारा नया आर होगा उसकी वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर, लेकिन सिस्टम एसआई तो हम इसको मीटर में कर लेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यहां से निकाल लो, तो नया डिस्टेंस कितना आया 0.01 मीटर। तो यहाँ पे आता है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे अभी डिस्टेंस कौन सा आएगा, नया वाला, नई फोर्स निकाल रहा हूं तो, और नए वाले की वैल्यू रख दोगे आप, तो वैल्यू क्या मिलेगी, आर डैश की वैल्यू कितनी है 0.01, 0.01, तो इसका स्क्वायर करना है आपने। अब इसका स्क्वायर करोगे तो या तो यहीं पे हटा दो डेसिमल, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/100, तो ऊपर चल रहा होगा 1400 जी, नीचे आ जाएगा 1 और 100, 1/100 इंटू में 1/100, 2 बार हो रहा होगा मल्टीप्लाई। तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इसको क्या होगा, अब तो पहली बात तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा न्यूमरेटर में जाकर के, ऊपर था 1400 जी और यहाँ पे ये 100 इंटू 100 ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर वाली चीज है, तो ये रिवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है ऊपर आकर के। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1400 जी इंटू में 10⁴। और जो पुरानी फोर्स थी वो कितनी थी हमारे पास, तो जो पुरानी फोर्स थी उसकी वैल्यू क्या थी, पुरानी फोर्स थी 1400 जी, और नई फोर्स क्या है 1400 जी इंटू 10⁴। तो अगर आपको कंपेयर करना हो फोर्सेस को, न्यू फोर्स एंड ओरिजिनल फोर्स, दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा 10⁴, क्योंकि यहां पे मैं निकाल किस चीज को रहा हूं,
नई फोर्स एफ डैश, पुरानी फोर्स एफ जीरो, तो दोनों की वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁴ के बराबर। तो अगर आप इस फोर्स को यहां ले आओगे तो ऐसे लिख सकते हो कि जो नई फोर्स है वो कितने टाइम्स है पुरानी फोर्स से, 10,000 टाइम्स। नई फोर्स कितनी है 10,000 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स या फिर पहले वाली फोर्स। अब इसमें एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर बाद में इसको अगली वीडियो में कर लेंगे डिस्कस। तो उसमें आप बोल सकते हो कि आपके पास मान लो दो मासेज हैं, एक का मास है 20 किलो और दूसरा मास है ये है एक। कंपेयर में मेरे पास दो इक्वेशंस थी। देखो जब मैं यहां पे फोर्सेस को लिख रहा था तो एक फोर्स की वैल्यू होती जो पहले थी उनके बीच में। अब पहले वाली फोर्स की वैल्यू क्या थी, तो दोनों मासेस थे हमारे पास में, एक 20 किलो का एक 70 किलो का। यहां पे देखो ध्यान से दोबारा से, हमने दो मासेस लिए थे, एक 70 किलो का लिया था, एक लिया था 20 किलो का। इनके बीच में शुरू में डिस्टेंस कितना था 100 सेंटीमीटर का, यानी 1 मीटर का। तो हमने अभी फोर्स निकाल के देखी इनमें, तो कितनी फोर्स आएगी वो, तो फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2) बाय आर स्क्वेयर। अभी मैं जी की वैल्यू नहीं रख रहा क्योंकि जब भी मेरे को कंपेयर करना होता है ना तो जी कट जाएगा, इसलिए मैं अभी जी वैल्यू नहीं रख रहा, वरना मेरे को डबल काम करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर बाद में डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जी को अभी रखा नहीं है, वैल्यू रख ली बस उसकी। ये तो फोर्स है जो अभी लग रही है, कब, इस केस में, अभी वाले केस में। लेकिन क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस आपने चेंज कर दिया और नया डिस्टेंस कितना कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो अब वो अगर पूछना चाहे कि नई वाली फोर्स कितने टाइम्स होगी, ठीक है, यहां पे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती वो क्या होती, अगर इसको थोड़ा प्रॉपरली लिखते तो, अगर डिस्टेंस आपने ये कर दी तो यहां पे ये पूछना चाहता था आपसे, उस चीज को मैं सिंपलेस्ट भाषा में बोल सकता हूं तो क्या बोलूंगा, आपसे पूछना चाह रहा था ये रेशियो। आपसे क्या चाहता था ये, फाइंड रेशियो, इसको रेशियो बोल सकते हो, ठीक है, न्यू फोर्स एंड ओरिजिनल फोर्स। तो रेशियो का मतलब यही होता है कि आप दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर आ जाएगी नई वाली फोर्स और नीचे आ जाए ओरिजिनल फोर्स, तो इस चीज को, दोनों की जो फ्रैक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं रेशियो। तो इसको ऐसे पूछ सकते हैं या फिर ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि हाउ मेनी टाइम्स विल दी फोर्स बिकम आफ्टर reducing the distance between them। तो आपने अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दिया तो वो ऐसे पूछ रहा है कि कितने गुना हो जाएगी नई फोर्स। तो कैसे निकालेंगे हम उसको, हमको नया डिस्टेंस पता लग गया अब वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो मैंने उसको मीटर में करी, SI सिस्टम, तो 1/100 मीटर यानी कि 0.01 मीटर लिख दिया इसको। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा नई फोर्स के लिए, तो नई फोर्स अगर निकाल रहा हूं तो कौन सी चीज नई आएगी, डिस्टेंस, बाकी तो कुछ बदला ही नहीं है। तो अब यहाँ पे ऊपर तो हो जाएगा 1470 इंटू 20, ये हो गया 1400, जी की जगह पे जी आ गया, साथ में ये चीज आएगी। तो यहाँ पे पहले मैंने आर को लिखा 0.01, फिर डेसिमल हटाया तो बना 1/100 और फिर स्क्वायर था उसका, इसीलिए ये आ गया 1/100 इंटू 1/100। अब ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी न्यूमरेटर में जाकर के, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो ये दोनों 100 ऊपर आ जाएंगे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो गई 10⁴ लिख दिया मैंने इसको पावर के फॉर्म में। ठीक है, पावर्स में नहीं लिखना आता अगर तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आगे से, पावर्स का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 10 की पावर है 5 तो इसका मतलब कितने 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5, ऐसे तो थोड़ा छोटा हो जाता है लिखना, इसलिए यहां पे पावर वाला सिंबल यूज कर लिया। अब इसमें हमारे को नई फोर्स की वैल्यू मिल चुकी है, वो कितनी आई 1400 G इंटू में 10⁴, और पुरानी फोर्स ये थी हमारे पास 1400 G। तो नई फोर्स मतलब इन दो चीजों को कंपेयर करना है ना मेरे को, तो कंपेयर के लिए हमेशा सबसे बढ़िया तरीका होता है डिवाइड। जब भी आपको कंपेयर करने को बोले तो समझ जाना यहाँ पे कि आपको कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, डिवीजन। आप डिवाइड कर दो,
तो आपने दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दिया, ऊपर नई फोर्स नीचे पुरानी फोर्स। तो नई वाली फोर्स कितनी होगी, उसकी वैल्यू रख दी हमने 1400 G इंटू 10⁴, और नीचे पुरानी वाली फोर्स तो वो कितनी थी, ये 1400 G। उसके बाद बस यहाँ पे 1400 तो 1400 G कट जाएगा, ये 1400 G ऊपर और नीचे कट गए, क्या आंसर आ गया 10⁴। 10⁴ का मतलब होता है 10,000। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि नई फोर्स क्या हो गई 10,000 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ऐसे ये है नई फोर्स। और अगर आपको सिर्फ रेशियो लिखना होता तो रेशियो क्या आता 10⁴, तो 10,000 गुना फोर्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इसके ऊपर थोड़ा बिना वैल्यूज के क्वेश्चन करते हैं, जहां पे सिर्फ चेंज दे रखा होगा हमको ये नहीं दे रखा होगा कि कितने वैल्यू कितनी कितनी थी किसी चीज की। तो देखते हैं इसमें, आप ऐसे बोलोगे इफ द टू masses are made 1/4 and 1/10 of the ओरिजिनल वैल्यूज। हमारे पास कोई भी दो मासेस थे, उनका पहले कुछ भी वजन होगा। अब हमने क्या कर दिया, जो पहले वाला है उसका वजन कितना कर दिया 1/4, यानी कि पहले जो भी वजन था उसका 1/4 हमने अब उसका वजन कर दिया किसी भी तरीके से। और जो दूसरा है मास, उसका वजन क्या कर दिया हमने 1/10, 1/10 में कर दिया। और मान लो डिस्टेंस भी बदली है, और डिस्टेंस आपको दे दिया कि डिस्टेंस कितनी कर दी, आपको बोला कि नई डिस्टेंस कितनी कर दी, नई डिस्टेंस इज, आप बोल दो 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस, 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस। तो आपसे पूछ सकता है यहां पे फिर से वही चीज कि फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू एंड ओरिजिनल फोर्स। जो पहले फोर्स थी और जो बाद में हो जाएगी बदलाव करने के बाद, उनका रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालने के लिए अब हम कैसे करेंगे शुरुआत, हम पहले मान लेंगे कि हमारे पास जो दो मासेस थे उनकी वैल्यू होगी, मान लो पहला वाला मास था m1, दूसरा वाला मास था m2, और उनके बीच की डिस्टेंस थी r। तो अभी इनके पास फोर्स कितनी होती है, अभी ओरिजिनल फोर्स, जब शुरू में कोई भी चेंज नहीं करा था तो फोर्स कितनी आती, g इंटू में m1 इंटू में m2 बटे में डिस्टेंस यानी कि r का स्क्वायर। और अब अगर हम चेंज करते तो क्या करते, तो अब जो नया केस होता वो क्या होता, तो नए केस में जो हमारे पास में ये मास होता, इसकी वैल्यू कुछ और आती, इसको मैं बोल रहा हूं m1 डैश। जो दूसरा मास होता इसकी वैल्यू भी कुछ और आती, मैं इसको बोल रहा हूं m2 डैश। और जो इनके बीच में जो दूरी है उसको मैंने मान लिया, और नई दूरी क्या बोल दिया मैंने r डैश। ठीक है, m1 डैश, m2 डैश और r डैश, ये तीनों ही क्या है, नई वैल्यूज जो भी हमने चेंज करा उसके बाद, आफ्टर द चेंज। तो आपने चेंज कर दिया, उसके बाद इनके वैल्यूज को हम लिख रहे हैं m1 m2 डैश और r डैश। अब देखो नई फोर्स अगर निकालोगे तो नई फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो नई फोर्स आएगी तो g इंटू में नया मास पहले वाले का, इंटू में नया मास दूसरे वाले का, और बटे में जो डिस्टेंस है नया उसका स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे इन तीनों की वैल्यूज पता करनी होगी लैंग्वेज से, और लैंग्वेज से वैल्यू पता करोगे तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी, इसको खुद से भी देख सकते हो। वैसे तो आपको बोला था कि जो मास है m1 उसको कितना कर दिया 1/4 कर दिया पहले से। तो पहले मास था m1, तो नया वाला मास क्या होगा m1/4। सिमिलरली हमको बोला है कि जो नया मास है, जो पुराना मास था, ये नया वाला मास क्या कर दिया 1/10 कर दिया दूसरे वाले मास का। जो दूसरा वाला मास है उसका मास हमने कितना कर दिया 1/10। तो जो दूसरा वाला मास होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m2 डैश की, तो वो हो जाएगी m2/10। ये दूसरे मास की नई वैल्यू आ गई, और डिस्टेंस क्या करा है हमने 10 टाइम्स। तो हमारा जो नया डिस्टेंस होगा r डैश वो कितना होगा 10 इंटू में ओरिजिनल डिस्टेंस। तो नया r डैश कितना आ जाएगा 10 इंटू
आर। अब ये तीनों वैल्यूज लिखनी है अगर हमको, तो इन तीनों वैल्यूज को लिख करके हम नई फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और कोई आगे कुछ और सॉल्व करना हो तो वो चीज भी यहां से कर सकते हैं इजीली। तो अगर मेरे को नई फोर्स निकालनी है तो मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास, तो फॉर्मूला बना था ये वाला, G इंटू में नया मास M1। अब नया मास M1 तो वो कितना आया हमारे पास में, M1/4। इसको थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं ढंग से। तो जो नई फोर्स आएगी, नई फोर्स की वैल्यू होती G इंटू में नया मास पहले वाले का, नया मास दूसरे वाले का, और नई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती G इंटू में नया मास पहले वाला था M1/4, दूसरा मास हो गया M2/10, और नीचे आता नया डिस्टेंस तो 10r इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू आती। थोड़ा सा मैं अगर इसको मॉडिफाई करता तो क्या चेंज कर सकता हूं मैं इसमें, मैं यहाँ पे इसमें से स्क्वायर कर दूंगा इसका, तो 10r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अच्छा, ऊपर क्या बचेगा, Gm1m2 बटे में 40। ठीक है ना, ये 10 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 40, और नीचे आएगा 10r का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो जो वैल्यू आएगी नई फोर्स के हमारे पास वो कितनी आई, फिर से लिख रहा हूं, तो Gm1m2/40, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा, देखो 10 का स्क्वायर था ना, तो 10r का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज दो बार मल्टीप्लाई होगी, तो दो बार मल्टीप्लाई होगी तो सेम चीज को सेम से ही हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 तो वो हो जाएगा 100, और फिर r इंटू आर तो r स्क्वायर। इसीलिए इसको लिखा है मैंने इस टर्म को 100r स्क्वायर। तो इसको यहां रख दो। अब यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन आएगा कि तुम किस चीज को मतलब वो करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। कई बार रेसिप्रोकल करते हुए भी डाउट आ जाता है कि हम कैसे रेसिप्रोकल करें। तो देखना, इसमें हमेशा मान लो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इसको नंबर को ये मान लो, बटे में उसके 1 लगा दो, तो अब ये पलटी मारेगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1 तो जाएगा ऊपर, और ये 100r स्क्वायर आएगा नीचे की तरफ। अब जब ये फोर्स नीचे की तरफ आएगी तो इसको अब थोड़ा सा अलग कर लो, वैल्यूज को अलग निकाल लोगे इसमें से, तो कितनी वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे Gm1m2/r स्क्वायर, और अलग से किसको निकाल लेंगे, 1/40 और 100 को, ये 100 और ये 40 इसको अलग निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा 1/4000। तो आपका आंसर क्या आएगा, Gm1m2/r स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया 1/4000। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है नई फोर्स की, जो अब लग रही है नई फोर्स। तो जो पुरानी फोर्स थी उसकी वैल्यू क्या थी, पुरानी फोर्स तो सिंपली यही थी Gm1m2/r स्क्वायर, और नई फोर्स ये आई है। अब इसको कई तरह से चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारे लेवल पे सिंपल सा तरीका रहेगा मैं यही बोलूंगा कि तुम इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो ये आई है Gm1m2 बटे में r स्क्वायर, जो ये वैल्यू आई ना नई फोर्स में Gm1m2 बटे में r स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है पुरानी फोर्स की, इसकी। तो यहाँ पे अगर आप ये लिख दोगे तो इजीली काम थोड़ा अच्छा हो जाएगा ढंग से। तो आप लिख पाओगे कि नई फोर्स क्या होगी, पुरानी फोर्स, और इनटू में 1/4000। तो यहां से रेशियो को सिंपल भी कर सकते हो, f डैश बटे में f0 क्या हो जाएगी 1/4000, यानी कि फोर्स कम हो जाएगी, और कितने गुना कम हो जाएगी फोर्स, तो फोर्स 1/4000 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम दोनों फोर्सेस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये केस कब करना होता है हमको, जब हमको वैल्यूज ना दे रखी हो मासेस की। जब वैल्यूज दे देगा मासेस की फिर तो कोई समस्या होती ही नहीं है सॉल्व करने में, लेकिन कई बार बिना वैल्यूज के भी ये चीजें पूछ सकते हैं हमसे। सेम चीज को परसेंटेज के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं। परसेंटेज के टर्म्स में कैसे पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, फिर कल करेंगे डिस्कस इसको। इसमें ऐसे बोला गया हो आपको कि फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल फोर्स एंड न्यू फोर्स, ऑफ ओरिजिनल फोर्स
एंड न्यू फोर्स इफ, और अब यहां पे आपको लिख करके दे रखा है जो पहला मास है वो आपने क्या करा, या फिर आप ऐसे बोल दो इफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इफ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इज इंक्रीज्ड बाय 10%। आपको इस तरह से दे रखा हो ये कि जो मासेस का प्रोडक्ट है वो आपने कितना कर, इसमें क्या दे रखा होगा आपको, आपको कुछ इस तरह से दे रखा हो अगर कि जो वैल्यू है आप ऐसे बोल सकते हैं आपको, इफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, if the product of masses is increased by 10% while distance between them while distance between them is reduced to 40%। और फिर आपसे पूछा जाए फाइंड रेशियो ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल फोर्स। और ओरिजिनल फोर्स से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल फोर्स का मतलब यहाँ पे किस चीज को लेकर के चल रहे हैं कि शुरू में मान लो मास था एक का m1 एक का m2 और इनके बीच में कोई दूरी थी अभी r, तो ओरिजिनल फोर्स से मेरा मतलब ये है। और अब चेंज वाली नई फोर्स का मतलब समझ सकते हो, जो मासेस का प्रोडक्ट है उसको आपने क्या कर दिया, इज इंक्रीज्ड बाय 10%, और जो डिस्टेंस है उसको आपने रिड्यूस कर दिया टू 40%। तो आपको बताना है कि नई फोर्स और पुरानी फोर्स में क्या चेंज आएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो कि आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जाए। अगर परसेंटेज चेंज पूछेगा तो परसेंटेज चेंज किस तरह से निकालोगे, अगर आपको परसेंटेज चेंज दिया गया होता तो परसेंटेज चेंज कैसे पूछता, वो ऐसे पूछ लेता इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द परसेंटेज चेंज, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन दी फोर्स। तो आपको थोड़ा ज्यादा काम करना होता परसेंटेज में। तो ये परसेंट वाली चीज और ये चीज हम कल करेंगे। ठीक है, बाय।